नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के गोंडा जिला अध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने बीजेपी के नेताओं के आचरण को लेकर के सवाल खड़े शुरू कर दिए थे। अब इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद जब बीजेपी ने उस गोंडा जिला अध्यक्ष के खिलाफ एक नोटिस उन्हें थमाया और 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा, अब उसके बाद बीजेपी के नेता की सफाई आई है। उसके साथ ही उस महिला की भी सफाई आई है जिसके साथ वो वीडियो वायरल हुआ था। वो तस्वीरें जो देखी थी और जो वीडियो वायरल था उसको लेकर के अब वो महिला सामने आई, उसने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। ये सुनिए, मैं गई थी लखनऊ से आ रही थी और रात को करीब 9:30 बज गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी तबीयत भी ख़राब सी लग रही थी, ऐसा लग रहा है कि मैं प्यास सी लगी है, मतलब दिक्कत महसूस हो रही थी, चक्कर से आ रहे थे। इसलिए हमें कुछ सूझा नहीं, हमने अध्यक्ष जी के पास कॉल किया और अध्यक्ष जी के पास हमने कॉल किया। अध्यक्ष जी से हमने कहा कि अध्यक्ष जी हमारी तबीयत ख़राब लग रही है, हम यहाँ स्टेशन पर फंसे पड़े हुए हैं, हमको प्लीज़ या तो कहीं रुकने का थोड़ी देर रुकने का समय दे दीजिए और या तो हमें हमारे घर भिजवा दीजिए। तो अध्यक्ष जी बहुत व्यस्त थे, बोले कि अभी थोड़ी देर रुको, 10 मिनट के बाद मैं आता हूँ। मैंने इंतज़ार किया, अध्यक्ष जी आए और फिर उन्होंने रिसीव किया और उन्हें फिर उनका कोई अर्जेंट कॉल आ गया, तो बोले कि अभी मैं कहीं जा रहा हूँ किसी को छोड़ने और आता हूँ। फिर अध्यक्ष जी हमको लेके गए कार्यालय पे, बोले कि तुम यहाँ थोड़ी देर ठहरो और मैं अभी आता हूँ। जैसे ही मैं जा रही थी, 2-3 सीढ़ी चढ़ी, चौथे सीढ़ी जैसे क्रॉस की, हमें ऐसा लगा कि मेरा हिल वाली सैंडल पहनी थी, मेरा पैर फिसला कि चक्कर सा आ गया। मैं ऐसे हाथ जैसे पीछे की कि सर जी पीछे खड़े थे, हमको थाम लिए और उन्होंने मुझे सहारा दिया। पैर फिसलने से अगर मेरा पैर भी टूट सकता था, मेरी और भी कहीं चोट आ सकती थी, सिर में चोट आ सकता था, बस यही बात है। और अध्यक्ष जी ने हमको कमरे तक छोड़ा और बोले आप तुम यहाँ अंदर रुको, मैं थोड़ी देर बाद अभी आता हूँ तो तुम्हें घर भिजवा देता हूँ किसी से। बस भैया इतनी सी ही बात है, इतनी सी ही बात है। अब इसको आप सुन रहे थे, ये वो महिला है जिसके साथ वो वीडियो वायरल हुआ था और सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते वक्त ये वीडियो वायरल है और बीजेपी दफ्तर का ये वीडियो बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी सामने आए हैं और उन्होंने भी सफाई पेश करते हुए कहा है कि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके का दुष्प्रचार किया गया है। महिला साफ तौर पर सामने है और उसने एक तहरीर भी दी है जो जिन लोगों ने भी साजिश के तहत ये पूरा का पूरा, क्योंकि महिला ने भी आरोप लगाया है कि उसकी छवि को धूमिल किया जाए, उसकी छवि को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है और साथ ही साथ अगर उसने बोला कि आगे और भी अगर ये चीजें बढ़ेंगी तो मानहानि का दावा भी करेंगे। आपको बता दें गोंडा के जो जिला अध्यक्ष हैं ये दूसरी बार बने हैं और इसी तरीके से ये भी बार बार कह रहे हैं कि कुछ लोग आपसी रंजिश रखते थे और इसी वजह से ये पूरा का पूरा खेल रचा गया है। और उन्होंने भी अपनी सफाई में कहा है कि ऐसा कुछ भी उस वीडियो में नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से उनके ऊपर आरोप लगे। फिलहाल बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री उन्होंने इनको नोटिस थमाया और 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने बीजेपी के नेताओं के आचरण को लेकर के सवाल खड़े किए थे, कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही थी। अब जो गोंडा के जिला अध्यक्ष हैं वो भी सामने आए हैं और महिला भी सामने आई है और उसने अपनी सफाई पेश की है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेती है। अभी तो नोटिस थमाया गया है क्योंकि जो महिला है वो भी सामने आकर अपनी बातें कह रही है और वो बता रही है कि पिता तुल्य हैं। तो ऐसे में अब सवाल खड़े होते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के जो विरोधी हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार इस मामले को तूल पकड़ा रही थी और विपक्ष में ये लगातार कहीं ना कहीं वीडियो वायरल हो रहा था। अब देखने वाली बात होगी कि नोटिस के बाद क्या बीजेपी कोई एक्शन अपने जिला अध्यक्ष के खिलाफ लेती है या नहीं लेती। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पर जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की वो बताएंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले आदर्श जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अगर यार मैं बताना चाहूंगा, आज यहाँ पर बजट को लेकर सुहाग ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए यहाँ पर त्योहार रखी हुई है। आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर जो सुहागने हैं और इस बजट के ये फेरे ले रही हैं और फेरे लेने के बाद में यहाँ पर अपनी पति की लंबी उम्र के लिए एक कामना कर रही है। मतलब यहाँ पर सुहागने मुझसे बात करना चाहेंगे कि आखिर वो इस फेरे किसकी है। दीदी एक मिनट, आप सामने आ जाइए। आप तो यही बोल लीजिएगा, आप आज आप पूरा कर क्या है ये सामने सामने है ठीक। आइए आइए, आज पूजा करें, क्या पूजा को लेकर क्या है, आज क्या है?
किधर किधर घूमते कैमरे सामने जी। थैंक यू। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये हिंदू का एक एक पवित्र त्योहार है। यहाँ पर जो सुहागिनें हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए अपने उसी वट वृक्ष की पूजा करने यहाँ पर धागे लपेट रही हैं और पीले सफेद सफेद धागे से। और मैं हर से आदर्श गुप्ता जी है। बिल्कुल आदर्श, बहुत बड़ा त्योहार है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस तरीके से जो पत्नियां हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और साफ तौर पर देखा जा सकता है कितनी उत्साह के साथ वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस तरीके के त्योहार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? सबसे बड़ी खबर यह है कि कल अगर बात करें तो रायबरेली में पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार जो है एक दिवसीय दौरे पर रहे और रायबरेली से लगभग 35 किलोमीटर दूर थाना जो है चंदापुर बनाया गया है, अभी हाल में नवनिर्मित है, उसका उद्घाटन किया उन्होंने। और उसके बाद मीडिया से भी रूबरू हुए तो वो रहे और आईजी रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार रहे और तरुण गावा रहे। ऐसे कई पुलिस महकमे से जो है अधिकारी कल रायबरेली में रहे और आने वाले समय में मीडिया से जब रूबरू हुए तो उनसे एक सवाल भी पूछा गया। ये हम चाहेंगे कि हमारे पास उसके आप सभी अवगत है कि लगभग 60,000 जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं और उनके बेसिक ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा वो है एस्पेक्ट रहेगा जिस पर हम उनको लड़कों को ट्रेन करेंगे। और अभी जो 9,000 उप निरीक्षक आए थे वो भी फुली ट्रेंड हैं इस तरह के अपराधों से डील कर। सर नो डाउट आपके नेतृत्व में ऑपरेशन लंगड़ा हो, ऑर्गेनाइज क्राइम तोड़ना हो, सब कुछ एकदम ध्वस्त हुआ है। 31 मई के बाद भी आपका मिलता रहेगा नेतृत्व या नहीं? ये सब चीज़ें तो एक सामान्य प्रक्रिया है सरकारी नौकरी में। ये सारी चीज़ें, इसका पूरा श्रेय सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले इस क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया और पुलिस को पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा किसी भी अन्य प्रकार के इंटरफेरेंस से, जिससे इसके परिणाम आए। अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले ही जो महाकुंभ हुआ वो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल है। इतने लोग 45 दिन के अंदर 66 करोड़ 30 लाख लोग आए और बिना उस दौरान कहीं कुंभ क्षेत्र में न कोई घटना, तो कोई दुर्घटना, न कोई मर्डर, न कोई अन्य प्रकार के क्राइम। तो ये सब दिखाता है कि शासन का कितना कमिटमेंट है इसके प्रति। देखिए, उन्होंने सीधे सीधे बताया जब मीडिया ने सवाल पूछा कि सर आपके टाइम पे क्या सबसे बड़ा सवाल तो ये रहा क्या 31 मई के बाद आपकी सेवा मिलती रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार को या उत्तर प्रदेश पुलिस को या नहीं? तो उन्होंने बड़े आसानी से सवाल का एक जवाब दिया कि देखिए ये सब एक समान प्रक्रिया है और इसमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइंस है गाइडलाइन के तहत ही जो है कार्य होते हैं और ये सरकार की समान प्रक्रिया है। पहला ये सवाल। दूसरा, उन्होंने जब कहा कि 9,000 निरीक्षक अभी कुछ दिन पहले जो है मिले हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, ये जीरो खासकर जब साइबर की बात करी मीडिया ने तो खासकर जब पूछा कि साइबर के अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे इंडिया में साइबर अपराधी लगातार कहीं ना कहीं नया पैतरा अपराधी नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी जो निरीक्षक 9,000 मिले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में वो वेल ट्रेंड है और उनको हर एक तरीके से जो है वो दी गई है ट्रेनिंग, चाहे वो साइबर से फाइट करने की हो, चाहे वो आम इस तरीके से हो। और उसके बाद मीडिया ने उनसे जब सवाल किया कि सर आपके जो आपके नेतृत्व में चाहे वो ऑपरेशन लंगड़ा रहा हो, चाहे जो है और भी जो चीजें टॉलरेंस रही हो, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आपने उसको ध्वस्त किया है, तो ऐसी कई चीजों पे सबसे बड़ा उन्होंने एग्जाम्पल दिया महाकुंभ का कि जिस तरीके से सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है उसको लेकर के महाकुंभ देखिए 68 करोड़ लोग आए और दर्शन करी। वहां पे ऐसी कोई घटनाएं, कोई एक मर्डर तक या एक ऐसी कोई चीजें निकल के सामने नहीं आई। ये सरकार का कमिटमेंट दिखाता है कि कहाँ पे किस तरीके से रही। बेसिकली अगर बात करें तो महानिदेशक पुलिस ने जो बताया कि जीरो टॉलरेंस को और साइबर अपराध को आज के जमाने में किस तरीके से लड़ाई ले रही है और अभी जो और भी भर्ती आने वाली है कांस्टेबल की, उनको लेकर भी उन्होंने बताया कि ये भी सब वेल ट्रेंड
है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस की जो प्रणाली है वो और अच्छे से मजबूत होगी। उनको हर तरीके की ट्रेनिंग, चाहे वो साइबर की लड़ाई हो, चाहे वो और भी किसी अपराध की लड़ाई हो, हर तरीके से वेल ट्रेन्ड ऑफिसर या अधिकारी या कांस्टेबल, एसआई, एसएचओ जो भी आ रहे हैं यूपीपी में, उनको हर तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है और मुहैया कराई जा रही है, हर चीजों से उनको अवगत कराया जाए। जी अगर बिल्कुल इंद्रवीर, उनके कार्यकाल को एक तरीके से देखा जाए तो उनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा है। अब देखते हैं कि सेवा विस्तार उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि और भी कई नाम है जिनके ऊपर चर्चा चल रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रयागराज का महाकुंभ का जिक्र किया और बताया कि इतने करोड़ लोग 45 दिनों के भीतर आए और किसी तरीके की घटना नहीं घटित हुई, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं लखनऊ में ही घटित हुई हैं और देखिए उसमें सवाल खड़े कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए सवाल तो उठते हैं अगर कोई घटना घटित होती है, क्योंकि कल एक घटना घटी थी राजधानी लखनऊ में और एक युवक को 1 किलोमीटर दौड़ा करके उसके ऊपर गोलीबारी की जाती है, 1 किलोमीटर तक, और उसको गोलियां लगती हैं। वो खुद स्कूटी चला करके अस्पताल पहुंचता है। फिलहाल उसकी जो जान है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दो गैंग के बीच का गैंग वॉर की बात की जा रही है कि दो गैंग आपस में लड़ते हैं और दो उसमें आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया पुलिस ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में 1 किलोमीटर दौड़ा करके कुछ युवकों ने स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से एक गाड़ी का पीछा कर उसके पीछे गोलीबारी की और पीछे से ठोका भी और दौड़ाकर उसको गोली भी मार दी, तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन डीजीपी के अगर कार्यकाल की भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग में सुधार जरूर देखने को मिला है। यहाँ के जो कमिश्नर हैं उनके ऊपर जरूर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं अगर कहीं घटित हो रही हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अगर डीजीपी के कार्यकाल की बात की जाए तो कई सारे ऐसे फैसले हैं जो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण है और उनके कार्यकाल में जो चीजें घटित हुई हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है। इंद्रवीर, साइबर को लेकर के उन्होंने बात की गई, लेकिन लगातार इस तरीके के मामले रोज आए दिन दर्ज कराए जा रहे हैं। अब किस तरीके से यूपी पुलिस उसके साथ हैंडल करती है, टैकल करती है, ये देखने वाली बात होगी। उन्होंने बोला कि वेल ट्रेंड है, जो आजकल की डेट में हाईली क्वालिफाइड है जो निरीक्षक है। लेकिन सबसे बड़ी जो ये चुनौती है वो यूपी पुलिस के सामने बड़ी हुई है और ये लगातार एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में, क्योंकि जो साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका लगातार जो साइबर ठग है वो अपना रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी इसको किस तरीके से टैकल करती है यूपी पुलिस। क्या एक जो सबसे अहम सवाल भी पूछा गया, क्या सेवा विस्तार मिलेगा? फिलहाल शानदार अधिकारी हैं और अब शानदार तरीके से उस सवाल को उन्होंने टाल दिया। देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको एक सेवा विस्तार मिलता है या नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो फिलहाल दो बड़ी खबरें हैं, लेकिन पहली खबर की अगर बात की जाए कि जिस तरीके से वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि बस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गौर का बताया जा रहा है, जहां पे रात के समय पे जहां पे डॉक्टरों की ड्यूटी लगती है, और लेकिन जब वहां पे एक जो है एक्सीडेंटल एक व्यक्ति वहां पे इलाज के लिए वहां लेके जाते हैं ग्रामीणों द्वारा, तो वहां पे घंटों इंतजार करते हैं, कोई डॉक्टर नहीं मिलते। फिलहाल जो व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाया गया वो भाजपा का एक नेता बनाया जा रहा है, जो भाजपा के नेता द्वारा एक वीडियो बनाया गया पूरे और सोशल मीडिया में वायरल किया गया है कि जिस तरीके से लगातार रात के समय पे, क्योंकि इमरजेंसी में स्वाभाविक बात है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो डॉक्टरों की ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन गौर के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे डॉक्टरों की ड्यूटी नहीं थी, वहाँ ड्यूटी ना होने के कारण हो सकता हो कोई गंभीर दिक्कत हो सकती थी। फिलहाल जो व्यक्ति था उसको चोटें लगी थी, वहां पे उसके ड्रेसिंग के लिए किसी भी और उपचार के लिए डॉक्टर वहां पे नहीं मिले। अखंड, सबसे बड़ा सवाल है डॉक्टर तो सवाल ये है कि उनकी तैनाती थी या नहीं थी? अगर तैनाती थी वो उपलब्ध नहीं थे या फिर उनकी तैनाती ही नहीं की गई, क्योंकि दो अलग अलग सवाल हैं। अगर तैनाती थी, उपलब्ध नहीं थे, तो उनके खिलाफ जांच बनती है और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात बनती है। और अगर उस जगह पर किसी डॉक्टर की तैनाती नहीं है इमरजेंसी में, तो ये किसके ऊपर तो सवाल खड़े होंगे ना, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर। राजधानी लखनऊ से एक बड़ा हैरत अंगेज वीडियो वायरल हो रहा है, शनिवार का वीडियो बताया जा रहा है वीडियो, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक मरीज जो है जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई है वो जमीन पर तड़प रहा है, बेड से नीचे गिर गया, वो भी सिविल हॉस्पिटल का वीडियो बताया जा रहा है। अभी फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं करता है एबीसी, लेकिन इस तरीके के सवाल अगर स्वास्थ्य महकमे के ऊपर जिनके कंधों पर जिम्मेदारी उनके ऊपर खड़े होते हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आखिरकार ये सवाल उठता है कि क्या वहां पर कोई डॉक्टर तैनात था या नहीं था? बिल्कुल वहां पे अखंड डॉक्टरों की तैनाती थी, लेकिन रात के समय पे वहां पे जिस तरीके से कि कोई डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट या कोई एक स्टाफ वहां पे पूरे हॉस्पिटल में देखने को नहीं मिला। पूरा हॉस्पिटल सन्नाटा था, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल है कि ड्यूटी लगने के बाद भी डॉक्टर वहां पे नहीं है। काफी समय इंतजार करने के बाद, काफी हंगामे के बाद में एक फार्मासिस्ट वहां पे आता है जिसके द्वारा इलाज किया जाता है फिलहाल, लेकिन डॉक्टर के ना रहने पे फार्मासिस्ट द्वारा किस तरीके से ट्रीटमेंट किया गया उसको, फिलहाल वहां से उसको जो है फिलहाल जिला अस्पताल भी भेजा गया। लेकिन
सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या रात को डॉक्टरों की ड्यूटी लगती है तो क्या वो अपना कर्तव्य भूल जाते हैं वह, या वो दिन के उजाले में सिर्फ जो है अपने हरे हरे जो रंगीन पत्ते हैं उनको देखने में लग जाते हैं। आखिर में रात के समय में ड्यूटी कौन करेगा, क्योंकि दिन के समय में डॉक्टरों ने ड्यूटी कर लिया तो रात को भी किसी की जिम्मेदारी बनती है क्यों अखंड। तो जितेंद्र एक काम करना चाहिए ना कि जो सैलरी आती है वो फार्मासिस्ट को दे देनी चाहिए। सरकार जो आपको वेतन देती है, लोगों की सहूलियत के लिए आपको रखा गया है, तो एक काम करिए, अपनी जो आप सैलरी है उठा करके फार्मासिस्ट को दे दीजिए। अगर वो हंगामे के बाद पहुंच रहा है तो कम से कम उसने तो अपनी जिम्मेदारी को कम से कम निभाया ना, वो पहुंच गया, डॉक्टर साहब नहीं पहुंचे। अरे जैसे फार्मासिस्ट पहुंचा था वैसे आप भी तो पहुंच सकते थे, क्या सैलरी आप फार्मासिस्ट को दे दोगे? इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर सरकारी सिस्टम का इस तरीके से दुरुपयोग करेंगे डॉक्टर, उनकी तैनाती की जा रही है, उसके बावजूद भी वहां पर अगर उपलब्ध नहीं है, तो आम जनता किसके भरोसे, किस तरीके से स्वास्थ्य सिस्टम पर लगातार सवाल खड़े होते, तो ऐसे लगातार उठते ही रहेंगे। क्या डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से क्या पूरे तरीके से मुंह मोड़ चुके हैं? केवल और केवल उनको धन के लिए सरकारी नौकरी हासिल करनी है या फिर कुछ काम भी करना है? तमाम ऐसी चीजें, घटनाएं आप लोग दिखाते रहते हैं, हम लोग दिखाते रहते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से लापरवाह बने हुए हैं डॉक्टर। अगर यही लापरवाही आपको दिखानी है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, किसी और को मौका दीजिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है, कम से कम वो लोगों को सहूलियत कुछ तो मिलेगी। डॉक्टर की तैनाती किस लिए करती है सरकार? वेतन आपको क्यों देती है? इसीलिए कि आप आराम से बैठिए। कई बार तो ये स्थिति है जितेंद्र की डॉक्टर, हो सकता हो अगर ये कल की घटना होगी तो हो सकता है वो अपने घर पे होंगे, हो सकता है वहां पे मौजूद ही ना हो तो ये भी सकता है, बिना बताए तो बाहर ही चले जाते हैं ये लोग। तो क्या कोई सीएमओ ने अभी इस पर कोई एक्शन लिया या कोई बात जानकारी उनके कानों तक पहुंची, तो क्या उन्होंने इस बारे में कुछ कहने के लिए कुछ जहमत उठाई, उन्होंने कुछ लगा कुछ कहना चाहिए, कोई कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल, अभी जिस तरीके से सीएमओ जो है नया नया है तो कहीं न कहीं एक्शन मोड में तो फिलहाल वो दिख ही रहे हैं। लेकिन जैसे ये जानकारी सोशल मीडिया पे हुई और जो है बस्ती के लोकल ग्रुपों में जैसे ही जानकारी मिली, फिलहाल आज जानकारी अभी लगी है जो कुछ ही देर पहले जो सीएमओ है वो वहाँ पे पहुंचे हैं। वहाँ पहुंचने के बाद जो भी वहाँ के स्टाफ हैं, डॉक्टर्स है या फार्मासिस्ट है, जो भी वहाँ के जो भी स्टाफ है वो सभी के साथ उन्होंने मीटिंग की है और खास तौर पर उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जिस तरह से ये रात की जो घटना हुई है कहीं न कहीं ऐसा ना हो। फिलहाल अब देखना होगा कि जो सीएमओ साहब है डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल ये सवाल है, ये बिल्कुल सीएमओ साहब से इस बारे में बात की जाएगी कि इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि अक्सर रात में एक्सीडेंटल केस है या किसी भी तरह की ऐसी जो घटनाएं अक्सर लोग जो हॉस्पिटल रात का एक सहारा अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल है क्योंकि नजदीक में ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे ही मरीज आसपास के लोग जाते हैं अखंड। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, अगर कोई जिम्मेदारों की वहां पर तैनाती थी और वो जिम्मेदार वहां पर नहीं है, गैर हाजिर हैं, तो सवाल जरूर खड़े होते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। कोई ना कोई एक्शन जरूर लीजिए कि ये लोग डरे कम से कम। देखिए इमरजेंसी होती है, हॉस्पिटल में कौन पहुंचता है? घूमने टहलने पार्क में वहां नहीं जाते, वहां पे लोग पीड़ित जाते हैं। तो पीड़ितों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनाए कि उनको परमानेंट तौर पर डॉक्टर मिले, और अगर वहां पर कोई तैनात था और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। अब नए सीएमओ साहब कितनी कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उम्मीद कमी है कार्रवाई की, क्या होता है वो देखने वाला जरूर होगा। जितेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। तो अगर मैं दूसरी खबर भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक 5 साल की बच्ची के साथ में जो ड्रिंकिंग हुई थी, जिस तरीके से अखन लगातार आईबीसी ने खबरें भी चलाया था, फिलहाल अखन 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस अपराधी ने पुलिस को कहीं ना कहीं चुनौती दे रखी है। फिलहाल पुलिस की 4 टीमें बनाई गई हैं, स्वाट टीम है, एसओजी टीम है, ऐसी कई टीमें तो बना दी गई, लेकिन अखन 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया। 5 साल के उस नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह उसका पैर तोड़ा गया, उसके रिस्ट की हड्डियां तोड़ी गई, इसके जो है नीचे के जो है उसके कमर के हिस्से की बैकबोन्स तो जिस तरीके से उस बच्ची के साथ 5 साल की बच्ची के साथ जो घिनौनी हरकत की गई थी, अगर कहीं ना कहीं पुलिस के हाथों से अभी भी जो अपराधी है वो दूर है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो है फिलहाल लगातार छानबीन पुलिस कर रही है, लेकिन सवाल अब भी यही खड़ा होता है जिस तरीके से हमारे सहयोगी जो है इंद्रवीर ने बताया कि डीजीपी द्वारा बताया है कि अपराध कहीं ना कहीं अंकुश है, लेकिन मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि जो लगातार जो ये घटना घटी है फिलहाल बच्चियों के साथ में, लेकिन इस घटना में अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लगातार छानबीन चल रही है। कहीं ना कहीं अपराधी हो सकता हो कि पुलिस से सोच के भी 2 कदम आगे बढ़ रहा है अखंड, क्योंकि इस मामले में फिलहाल अभी 13 लोगों के डीएनए के सैंपल लिए गए हैं। कहीं ना कहीं परिवार पे भी उंगलियां उठाई जा रही है। अब देखना होगा क्या पुलिस कब तक इस बारे में खुलासा करती है। लगातार सोशल मीडिया पे जो है वायरल भी हो रहा है, खबरें भी चल रही है कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ढूंढा नहीं जा रहा है। सवाल अभी भी खड़ा है, क्या पुलिस कार्रवाई करेगी या उस गरीब जो नाबालिग बच्ची थी जिस तरह से जो दर्दगी हुई है क्या उसको न्याय मिलता है? ये सबसे बड़ा सवाल है और देखना होगा पुलिस क्या कार्रवाई करती है अखंड। जितेंद्र अगर अभी तक हाथ खाली हैं पुलिस के तो अब उम्मीद तो बिल्कुल की जाती है कि हम पुलिस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि जो इस तरीके के अपराधी होते हैं वो भाग जाते हैं। लेकिन
पुलिस अपराधियों से कई गुना आगे है और कम से कम पुलिस के हाथ अब तक खाली नहीं होने चाहिए थे। और अगर आपने इतनी टीमें बना रखी है, गठित कर रखी है उस अपराधी को पकड़ने के लिए, और अगर अभी अभी भी आपके हाथ खाली हैं, तो आपके ऊपर सवाल जरूर खड़े होंगे। तमाम आपसे सवाल पूछे भी जाएंगे कि आखिरकार अपराधी कहाँ है, अपराधी अभी तक क्यों खुलेआम घूम रहा है, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है। तो कम से कम बस्ती पुलिस को उन तमाम इस ऐसे मामलों में जिस तरीके की दरिंदगी उस बच्ची के साथ की गई है, कम से कम ऐसे अपराधी को पकड़ करके सजा दिलानी चाहिए कि और जो अपराधी जो इस तरीके कृत्य को अंजाम देते हैं, जो इस तरीके की दरिंदगी को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जा सके। फिलहाल देखने वाली बात है कि कब तक ये अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आता है। अब तक तो हाथ खाली है। ये जरूर है कि एक बार जरूर वहां के एसपी से पूछिएगा कि आखिरकार इतने दिन बीत जाने के बाद भी, इतनी टीमें गठित करने के बावजूद भी आज भी पुलिस के हाथ, बस्ती पुलिस के हाथ खाली क्यों है। अगर इसी तरीके से अपराधी खुलेआम घूमते रहेंगे तो कैसे अपराधियों के खिलाफ जो अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है उसको कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जितेंद्र, इस पर एसपी से सवाल जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से बाघ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है, कहीं वहां के लगभग आधा दर्जन गांव के लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। इसको लेकर जिला अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र कुमार भी वहां पर पहुंचे हुए थे और एक सबब जो एक जंगल में देखा गया है उसका सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ है। देखा जा रहा है कहीं ना कहीं वो किसी दिक्कत से गुजर रहा है। इसको लेकर वहां पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है कि वन विभाग की तरफ से लापरवाही से यहाँ आए दिन जो बाघ है, टाइगर है, निकलकर आ जाता है। लगभग 14 और 18 तारीख के बीच 2 लोगों की जान चली गई है, मगर वन विभाग के हाथ कुछ भी अभी नहीं लगा है। जिस तरीके से लगातार किसानों की मौत हो रही है, आधा दर्जन से अधिक गांव में भय का माहौल व्याप्त है। लोग अपने खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं, अपने कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और वन विभाग की लापरवाही के चलते आए दिन किसानों की मौत होती है। बात की जाए तो वन विभाग के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है जिसे टाइगर को पकड़ा जा सके, जिसे जाल है या कोई ट्रैंकुलाइजर है या किसी से प्रकार का उसे पकड़कर कहीं भेजा जा सके। ऐसे 2 वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें टाइगर साफ घूमते हुए नजर आ रहा है, मगर वन विभाग की लापरवाही के चलते अभी पकड़ा नहीं गया है। आकाश, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं वन विभाग की टीम हो या चाहे जिला प्रशासन की टीम हो? इस तरीके से 2 युवकों की जान चली गई, खुलेआम घूम रहा है, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, वन विभाग को ही नहीं मिल रहे हैं। किस तरीके का जाल आपने लगाया? कौन सी ट्रैपिंग तकनीक आपने इस्तेमाल की है कि इस तरीके से खुलेआम घूम रहा है? कोई आपके पास अगर योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो किस तरीके से डर के साए में कब तक जिएंगे पीलीभीत के उस गांव के लोग जहां पर इस तरीके से बाघ का आतंक जारी है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है? और अगर नवागढ़ डीएम साहब वहां पहुंच जाते हैं तो वन विभाग के अधिकारी इसके लिए कोई तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं फंसा रहे हैं? किस तरीके से कितने लोग की और जान ले लेगा ये बाघ? लगातार वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और खबरें भी IBC 24 न्यूज चैनल पर चल रही हैं, मगर और जिस तरीके से बात की जाए, किसान हैं जो अब धान की फसल लगने वाली है, कहीं ना कहीं वो अपने खेतों पे काम करने जाते हैं, मगर डर के माहौल की वजह से वो अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं। वन विभाग की घोर लापरवाही है। ज्ञानेंद्र सिंह जी यहाँ के नवागढ़ जिला अधिकारी हैं, वो भी वहां पहुंचे थे। आधा वहां पर लोगों ने सड़क जाम भी किया है, विरोध प्रदर्शन भी किया है, मगर अभी देखने वाली ये बात ये होगी कि यहाँ के जो जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र जी हैं, वन विभाग के DFO हैं और कई अधिकारी लोगों से संपर्क करेंगे, वार्तालाप करेंगे या इस पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे। अखंड जी, लेना चाहिए आकाश, इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 2 लोगों की जान चली जाती कुछ दिनों के भीतर तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है वन विभाग की टीम के ऊपर। कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। कोई अगर आप एक्शन किसी अधिकारी पर नहीं ले सकते तो कम से कम उस बाघ को पकड़ने के लिए कोई एक्शन लीजिए, कम से कम कोई ऐसी तैयारी कीजिए। यहाँ राजधानी लखनऊ में भी इस तरह की घटना देखने को मिली थी, बहुत दिनों बाद बाघ पकड़ा गया था, उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। तो अगर वन विभाग के अगर हाथ खाली हैं तो जिला प्रशासन जिसके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे लोगों की सुरक्षा की, कम से कम उसे आगे आना चाहिए और कोई एक्शन अगर अधिकारियों पर नहीं लिया जाता है तो बाघ को पकड़ने के लिए कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। अगर आप यूं ही मुंह फेर लेंगे अपनी जिम्मेदारी से तो किसी और को भी निवाला बना सकता है ये बाघ। तमाम ऐसी खबरें आती हैं पीलीभीत से, उसके बावजूद भी अगर कोई इनके पास रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो बहुत बड़ा सवाल है वन विभाग की टीम के ऊपर ही, साथ साथ जिला प्रशासन की भी, क्योंकि पूरे लखीमपुर की जनता के लिए जिम्मेदार है वो लोग। पूरे उत्तर प्रदेश की जो वन विभाग की टीम है, ऐसा नहीं है कि लखीमपुर में ही, अगर इस तरह की घटना घट रही है और अगर कुछ दिनों के भीतर ये घटना घटी हुई है तो अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ भी हो सके, कहीं से भी मंगाना पड़े उस बाघ को पकड़ने के लिए, कोई तकनीक का इस्तेमाल करना पड़े तो जरूर करना चाहिए। अगर और इंतजार कर रहे हैं कि किसी और के साथ इस तरह की घटना घटे, दुर्घटना घटे,
और लोगों की जान चली जाए तो अपने आप में बड़ा सवाल है। अधिकारी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं तो कम से कम उस बाघ को पकड़ने के लिए एक्शन जरूर लें। आपसे लोगों को उम्मीद है, विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, कम से कम उस विरोध प्रदर्शन के ही लाज में, लोगों की सुरक्षा के लिहाज में कम से कम आपको एक्शन जरूर लेना चाहिए। आकाश, जरूर जिलाधिकारी से बात कीजिएगा और पूछिएगा कि सर एक्शन आपने क्यों नहीं लिया, और अगर एक्शन आप ले रहे हैं, आपसे लोगों की उम्मीद है, लगातार इस तरीके के हमले देखे जा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, खुलेआम घूम रहा है, तो कम से कम आप तो कोई एक रणनीति तैयार करें जिससे बाघ पकड़ा जाए। वन विभाग वाले सोए हुए हैं, वो ना जाने किस चीज का और इंतजार कर रहे हैं, तो आप कम से कम, आपके पास, आपसे लोगों को उम्मीद है, आप कम से कम कोई एक एक्शन लीजिए जिसकी वजह से ये जो बाघ खुलेआम घूम रहा है इसको पकड़ा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, जरूर जिम्मेदार अधिकारियों से बात कीजिएगा और उनसे सवालों का जवाब दीजिएगा। एक खबर आपको बताते हैं, गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद में नोएडा पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए गई थी। उस नोएडा पुलिस ने जब उस अपराधी को उसके घर से गिरफ्तार किया तो उसके साथी वहां पर पहुंच गए और पुलिस की टीम पर ही उन्होंने धावा बोल दिया, पत्थरबाजी की। पत्थरीबाजी नहीं की, बल्कि इस पूरे घटना में एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई। सबसे बड़ी बात है कि अपराधी को पकड़ने के लिए गई थी नोएडा पुलिस गाजियाबाद में, और जिस जगह पर यह घटना घटी है तो अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस को इत्तला नहीं किया था या उसको जानकारी नहीं दी थी? ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक जो सिपाही है उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कई बार जो विपक्ष है वो सवाल खड़े करता है कि फर्जी एनकाउंटर यूपी पुलिस कर रही है, लेकिन सवाल यह भी होता है कि किस तरीके से, देखिए, अपराधी, एक 24 साल के अपराधी को पकड़ने के लिए गई थी पुलिस, और आज जब उसको पकड़ने के लिए वहां पहुंची तो उसके साथियों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और इस गोलीबारी में एक जो सिपाही है उसके सिर में गोली लगने से मौत हो गई। क्या सवाल ये नहीं है, सुरक्षा में जिन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, किस हाल में जाती है? ऐसी इससे पहले भी एक एसटीएफ के इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी, वो भी एक अपराधी को उनके एनकाउंटर में उनकी मौत हुई थी। तो लगातार ऐसे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कम से कम यूपी पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो उस जिले की पुलिस को कम से कम आपको जानकारी जरूर देनी चाहिए थी। जो भी वजह रही हो, आपने नहीं दी है अगर, तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आज एक अपराधी की वजह से आज हमारा एक होनहार सिपाही, एक शूरवीर, हमारे पुलिस का एक जवान आज शहीद हो गया है इन अपराधियों की गोलीबारी में। फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में वो अपराधी फिर से है, क्योंकि वो भाग गया था पुलिस की गिरफ्त से, लेकिन फिर से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस कर्मियों पर ही अपराधी फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया, तो कहीं ना कहीं अपने आप में अपराधियों के जो हौसले हैं वो कितने बुलंद है, इस घटना से साफ तौर पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग जो मनभर टाइप के अपराधी हैं, क्योंकि कुछ ये नवयुवक ही हैं जिनके ऊपर गैंग बनाने का और माफिया बनने का जो खुमार है वो कहीं ना कहीं उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा होता है, और यही कारण है कि इस तरीके की घटनाएं अंजाम दे देते हैं। और राजधानी लखनऊ की मैंने आपको खबर बताई किस तरीके से जो दो गैंग है जिसमें आपसी रंजिश चलती है, उन्होंने भी राजधानी लखनऊ में करीब 1 किलोमीटर दौड़ा करके एक युवक को गोली मार दी, और स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से उसको दौड़ा रहे थे। जब युवक बचने के लिए अपने चाचा के निर्माणाधीन होटल के अंदर गया तो वहां पर भी पहुंच करके उन्होंने उसको गोली मार दी। सबसे बड़ी बात है कि युवक खुद स्कूटी चला करके अस्पताल पहुंचा, उसको जो गोलियां लगी थी उसको फिलहाल निकाल लिया गया है, और पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, और जो एक आरोपी है वो कुछ दिन पहले ही बेल पर बाहर आया है। सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद कैसे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लगातार जीरो टॉलरेंस की बात होती है, अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने की बात होती है, लेकिन इस तरीके से अपराधी इस तरीके के अपराध को अंजाम दे करके बाहर निकल जाते हैं और अपराधी जेल से छूट करके बाहर आ जाते हैं, फिर उस घटना को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इन अपराधियों के ऊपर क्यों नहीं नकेल कसी जाती है। इतने ऑपरेशन के बाद भी, ऑपरेशन लंगड़ा हो यूपी पुलिस का, चाहे कुछ भी हो, उसके बावजूद भी जो ये मनबड़ अपराधी हैं लगातार घटनाओं को अंजाम देते हैं, आपसी रंजिश के चक्कर में, प्रॉपर्टी के विवाद के चक्कर में, या फिर कोई भी वजह हो उसके चक्कर में। पुलिस को इनके हौसले को तोड़ने के लिए जो भी कदम जरूरी हो वो जरूर उठाने चाहिए, क्योंकि इनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। ये अपराधी लगातार अपराध को अंजाम देते चले आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन अपराधियों के खिलाफ जो ये लड़ाई है या ये मुहिम चलाई जा रही है यूपी पुलिस द्वारा, ये कितना कारगर साबित होती है, क्योंकि ऐसे अपराधियों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये मनबड़ अपराधी पुलिस के ऊपर लगातार फायरिंग कर देते हैं। क्योंकि कई बार ये लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहता है कि ये झूठे एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर है, और अभी हाल फिलहाल में भी एक समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी एक वीडियो पोस्ट किया था और उसे एक तरीके से कहीं ना कहीं झूठे एनकाउंटर की तरफ इशारा किया था। लेकिन आज एक हमारे जवान की जो शहीद हो गया है पुलिस, क्योंकि जिस तरीके से अपराधी ने पुलिस पर ही गोलीबारी की उसमें ये जवान शहीद हुआ है। फिलहाल एनकाउंटर्स होते हैं और अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए, अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस इस तरीके के बयान चलाती है।
आज हमने एक जवान शहीद, हमारा एक जवान शहीद हो गया। लेकिन एक आपको एक खबर बताते हैं, दिलचस्प खबर है कि 29 मई से जो बिजली विभाग के पूर्वांचल और दक्षिणांचल, क्योंकि विद्युत विभाग के निजीकरण की बात की जा रही है, उसके जो कर्मचारी हैं वो कार्य बहिष्कार की बात कर रहे हैं। इसी को देखते हुए 5000 लोगों को नोटिस थमाया है पावर कॉर्पोरेशन ने और स्पष्ट कहा है कि अगर आप इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल होते हैं या फिर लोगों को प्रेरित करते हैं कार्य बहिष्कार के लिए, तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस नोटिस को किस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो लेते हैं, क्योंकि लगातार 29 मई से कार्य बहिष्कार की बात की जा रही है और लगातार निजीकरण के विरोध में जो पावर कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय हैं वो विरोध प्रदर्शन और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन अब साफ तौर पर ये स्पष्ट कर चुकी है सरकार, क्योंकि गर्मी के महीने में अगर इस तरह की घटनाएं घटित होंगी तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्या जरूर देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी सरकार के इस फैसले का कर्मचारियों पर क्या असर पड़ता है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।